Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely at your own risk. दोस्तों नमस्कार। बेहतरीन ईंटों और सीमेंट के बावजूद भी अगर सीलन और शोरा आ जाए तो दोस्तों के ये शब्द की एक बार तो आ ही जाता है। काफी संभावना तो देते हैं पर समाधान नहीं। चलो आज मिलकर इस समस्या के कारणों और समाधानों पर विचार करते हैं। और समाधान, सीलन और शोरे की समस्या को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो एक फिनोमेना है जिसकी वजह से ये पानी जो है जमीन से ऊपर जाता है, इसको समझने की जरूरत है। इसको हम तकनीकी भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन जब पानी हम कोई पानी में कोई ट्यूब डालते हैं तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। कितना डायामीटर है पाइप का, इसके अकॉर्डिंगली जितना कम डाया होता है महीन छिद्रों में पानी ज्यादा ऊपर तक चला जाता है। ये एक फॉर्मूला है। अगर इसके हिसाब से हम इसको अंदाजा लगाएं तो तकरीबन मिट्टी में ये काफी हाइट तक चला जाता है। 8 से 10 मीटर तक भी ये कैपिलरी की वजह से पानी चला जाता है फाइन सॉइल्स में। और नॉर्मल जो हमारी ब्रिक मैसनरी है इसमें अक्सर देखा गया है कि 8-8, 10-10 फीट हाइट तक आराम से ये पानी चला जाता है। और जब पानी ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां से पानी इवेपोरेट होता है, इससे नीचे सैचुरेशन है, जहां पे साल्ट्स डिपॉजिट नहीं होते, पानी में डिसॉल्व रहते हैं। जहां तक पानी पहुंचता है, लास्ट पॉइंट तक पानी इवेपोरेट होता है, वहां पे ये सारे साल्ट्स डिपॉजिट होते हैं और वहां से जो डिसइंटीग्रेशन शुरू होती है, ये खत्म हो जाएगा तो पानी का जो इवेपोरेशन जहां से मिल गई ये थोड़ा थोड़ा नीचे करके आता जाता है। और जैसे जैसे इसको पानी को इवेपोरेट होने के लिए जगह मिलती है, ये पानी नीचे आ जाता है खुद ही खुद। ऊपर से जगह ये साल्ट्स की वजह से खराब हो जाती है। इसको समझने के लिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये हमने एक ट्रे में पानी डाल के इसको रखा है। इस पानी में साल्ट्स हैं, कितने हैं? जितने सॉइल में साल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इस ट्रे में पानी में साल्ट्स मेंटेन किए हुए हैं। और कुछ साल्ट्स जो ब्रिक्स में भी होते हैं। और जो पानी जो है इसमें कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है। जैसे आप जहां देख रहे हो ये पानी सेलर इसके ऊपर जहां आ गई है। अब इसके आने से जो जहां पानी में साल्ट्स थे वो भी ऊपर चले गए और जो ब्रिक्स की मिट्टी में जो साल्ट्स होते हैं वो भी डिसॉल्व होके ऊपर उसमें पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो सारे उसमें अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से अगर आप इसके ऊपर और चिनाई लगाते हैं तो ये पानी कैपिलरी से इसके फिर फर्दर ऊपर चला जाता है। इस तरीके से पानी जो है ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है जहां तक उसको स्पेस मिलता है। एनवायरमेंटल कंडीशन, नीचे से मॉइस्चर की कंडीशन, ये ब्रिक्स की कैसी कंडीशन है, ये इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा इवेपोरेशन है तो ये ज्यादा हाइट पर नहीं जा सकता। अगर पानी की इवेपोरेशन कम है तो कैपिलरी राइज से ये ऊपर ज्यादा चला जाता है। इसको जब ये ड्राई होने लगती हैं ब्रिक्स तो आपको ये साल्ट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको मैंने आर्टिफिशियली जहां से इसको ड्राई किया, ड्रायर से, जो एक हीट गन टाइप ड्रायर होता है जैसे आपने शुरू में वीडियो में देखा, तो उसमें से जो जहां जहां ड्राई होता गया तो ये साल्ट्स ऊपर आते गए। तो इस तरीके से इसको सिलन बोलते हैं और इसको सोरा बोलते हैं। शोरा, हाँ, इसका कोई इसको सोरा बोलता है, कोई शोरा, कुछ वो बेसिकली ये साल्ट्स होते हैं। ये अलग अलग लोगों ने इनके नाम अपनी लैंग्वेजेस में रखे हुए हैं। तो ये साल्ट्स जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं, बाद में ये सीमेंट के साथ रिएक्ट करके इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये सीमेंट, मोर्टार, ब्रिक्स आदि सभी को डिसइंटीग्रेट करता है और जो पेंट्स वगैरह होते हैं वो भी सारे उस सीमेंट के साथ जो है उतर जाते हैं।
इसका समझने का जो बेसिक तरीका है वो एक आप ट्री की एग्जांपल से समझो। जैसे रूट्स में जो पानी ओकेजीवी का कैपिलरी राइज के ही एक फंडा है, तो इसी तरीके से इसको समझने के लिए आप इसको एक प्लांट के एग्जांपल से समझो तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे ये रूट्स के थ्रू पानी पत्तों में जाता है, उसी तरीके से फाउंडेशन के थ्रू जो पानी सुपरस्ट्रक्चर में जाता है। जिस तरीके से जो पत्तों को पानी आसमान से जो बारिश होती है उसका पानी जो इनको मिलता है, उसी तरीके से बिल्डिंग के ऊपर जो है रेन वाटर उसी तरीके से आता है। तो इस ये पानी जमीन से जो है ऊपर ना जाए सुपरस्ट्रक्चर में, तो हम जहाँ पे एक डैम्प प्रूफ कोर्स डालते हैं, जो एक तरीके से कंक्रीट का एक 40 या 50 mm तक हम एक लेयर डालते हैं, उसके ऊपर बिचमन की कोटिंग करते हैं ताकि ये पानी ऊपर इससे ना जा सके। तो अगर ये कंप्लीटली इफेक्टिव है तो फिर ये इससे ऊपर पानी नहीं जाएगा। पर जब हम बनाते हैं तो इस कई बार जैसे इस तरीके से हमने डीपीसी जहां डाली तो इसको प्लास्टर कंटिन्यूस कर देते हैं, तो ये प्लास्टर के थ्रू भी पानी इसके ऊपर चला जाता है। तो ये इस तरीके से इसमें ब्रेकेज देना जरूरी है ताकि ये पानी ऊपर ना जा सके। तो मेजर जो सीलन और शोरे का जो कारण है वो तो सारा मॉइस्चर ही है। तो मॉइस्चर जहां जहां से आ सकता है, वो कौन कौन से सोर्स हैं, वो है इंटरप्ट वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो हम इसकी तराई वगैरह करते हैं, जो मॉइस्चर जो होता है मोटर वगैरह में, वो वहां पे ट्रैप हो जाता है। एक तो वो मॉइस्चर है जो धीरे धीरे करके निकलता है। दूसरा, बारिश की वजह से कई बार प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो ये रेन वाटर जो है वो भी स्ट्रक्चर में एंटर कर जाता है। और कई बार कोई पानी की जो पाइप्स होती हैं वो लीक कर जाती हैं, कई बार जो ड्रेनेज की पाइप्स होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, तो कहीं से वो भी लीक कर जाती हैं। और मेजर सोर्स जो है इसमें वो कैपिलरी वाटर का है। कैपिलरी के वजह से जो है काफी पानी, क्योंकि ग्राउंड में तो हमेशा पानी रहता है, तो और ये कैपिलरी राइज से जो ब्रिक्स में कैपिलरी राइज है वो काफी ज्यादा है। तो ये ग्राउंड से पानी जैसे एक प्लांट फीड करता है अपने पत्तों को, तो ये बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है कंटिन्यूसली जमीन से पानी ऊपर भेजता रहता है। इसको रोकना बड़ा जरूरी होता है। वाटर रिटेंशन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसको अगर हम पानी को रोकना है तो हम जैसे बाथरूम में टाइल्स वगैरह यूज करते हैं, अच्छे कई बार स्टोन्स लगाते हैं, तो वो जो हम सारी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाते हैं, तो उनमें पानी को रोकने की कितनी कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है उसकी पोरोसिटी पे। अगर उसमें पोर्स ज्यादा हैं, जैसे ब्रिक्स में होते हैं, तो सॉइल में होते हैं, सॉइल में मैक्सिमम 15 to 30% जो है वॉल्यूम के हिसाब से पानी रिटेन हो जाता है। और जो ब्रिक्स होती हैं क्ले ब्रिक्स में, इसमें भी 20% तक पानी रिटेन हो जाता है। और जो सेरेमिक टाइल्स होती हैं कई बार अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो ये भी पानी रिटेन करती हैं और ट्रांसमिट भी करती हैं। तो हमें तो लगता है कि ये बाथरूम की जो हमारी टाइलें हैं, ये अंदर पानी नहीं जाने देती, पर इनके जॉइंट्स के थ्रू भी पानी जाता है, इनके सरफेस के थ्रू भी पानी जाता है। फ्लोर टाइल से तो काफी पानी चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी स्टैंडिंग वाटर होता है, तो जॉइंट्स के थ्रू जो फ्लोर में जाता है, और वो कई फॉल्ट्स होते हैं फ्लोर में, जिसकी वजह से वो पानी ट्रैप हो जाता है बिल्डिंग की फाउंडेशन के फ्लोर में, तो कैपिलरी से फिर ऊपर चला जाता है। दो टाइप के हमारे पास सरफेस जो होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक सरफेस बोलते हैं, जो पानी को प्यार करते हैं। पानी को जब आता है तो उसको मिले अच्छे तरीके से बिछ के मिलते हैं, और ज्यादा पानी इसमें पेनिट्रेट करता है। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक सरफेस, जो पानी से डरते हैं, तो ये पानी को जो पास नहीं लगने देते, पानी की एक बॉल सी बन के उसके ऊपर घूमती रहती है, तो वो उसमें प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं करता। ये जो लोटस का जो प्लांट होता है, कमल का फूल जिसका है, जो पत्ते होते हैं, कमल के पत्तों के ऊपर पानी की बूंदे नहीं टिक पाती है, ऐसे गोल गोल बनती हैं, क्योंकि ये एक हाइड्रोफोबिक सरफेस है। तो ये हाइड्रोजन कंक्रीट का सरफेस है, ये हाइड्रोफिलिक सरफेस है, जहां पे ये पानी की बूंद इतनी बिखर जाती है, तो ये पानी इसमें पेनिट्रेट कर सकता है। इस तरीके के सरफेस में पानी पेनिट्रेट नहीं करता। तो आप इस एग्जाम्पल को देखो कि इस मेकअप से कितनी देर तक रह सकता है।
तो तब तक रहेगा जब तक एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, अनटिल बाहर से शॉवर इसके ऊपर नहीं आती तो तब तक है। अगर इसके ऊपर रेन वाटर या शॉवर होता है तो ये खत्म हो जाएगा। और इंटरनल थ्रेट्स क्या है, अगर स्वेटिंग होती है तो भी ये खत्म हो जाएगा। तो बिल्डिंग में भी ऐसे ही है, अगर बाहर से पानी आता है इसके ऊपर लगता है और ये प्रोटेक्टिव कोटिंग उसके लिए डिजाइन नहीं है तो भी ये खराब हो जाएगी। अगर नीचे से कैपिलरी राइज से पानी ऊपर आता है तब भी ये खराब हो जानी है। तो आपको बिल्डिंग को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करना होता है, उसको एक्सटर्नल वाटर से भी और जो इंटरनल वाटर जो कैपिलरी राइज से आता है उससे भी। अंडरस्टैंडिंग इंटरनल मॉइस्चर थ्रेट्स, अगर हम कितना अच्छा जो काम है, इसको हम डबल डीपीसी बोलते हैं। ये बाहर वाला जो फर्श है इसके लेवल पे ये डीपीसी डाली हुई है और दूसरा जो है ये डीपीसी ऊपर वाली जो है वो इंटरनल फ्लोरिंग के लिए है और ये बास में इसको हॉरिजॉन्टल डीपीसी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये थियोरेटिकली इसमें प्रोटेक्शन हो जाएगी, पर इसमें जैसा लगता है वैसा है नहीं। अभी जहां पे हॉरिजॉन्टल डीपीसी है, जहां पे भी हॉरिजॉन्टल डीपीसी है, जहां पे जो वर्टिकल डीपीसी कर रहे हैं हो जाएगी। पर अब जहां से पानी ऊपर जाके तो डीपीसी कैसे फेल होगी, जहां से पानी ऐसे जाएगा, जहां से ऐसे चला जाएगा तो ये बाहर वाला जो सरफेस है इसमें तो डैम्पनेस आ ही जाएगी। अगर ऐसे ही कोई फॉल्ट इन्होंने दूसरे पोर्शन में रखा तो ये ऊपर भी इसी तरीके से चली जाएगी। तो ये बेसिकली काफी आपने प्रोटेक्शन दे के भी उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं जो रह जाते हैं, जो नॉर्मली उस टाइम हम एनालाइज नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉपर टेक्निकल तरीके से इसको समझने की जरूरत होती है। को डैम प्रूफ का मतलब है कि डैम प्रूफ वो कहीं से पानी को जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए। डीपीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है बिल्डिंग का, तो इसीलिए अर्बन अथॉरिटीज के जो लोग होते हैं वो अक्सर आके डीपीसी चेक करते हैं। उनका जो डीपीसी चेक करने का जो मोटिव होता है उनको शायद उतना डिटेल में पता होता है कि नहीं होता, पर इसका जो लिटरेरी इम्पोर्टेंस है वो इतनी है कि अगर ये कॉमन वॉल है, इसमें एक आदमी ने डीपीसी इस लेवल पे डाल रखी है, दूसरे ने नीचे डाल दी है, ठीक है, तो ये दोनों की फेल हो जाती है डीपीसी, जहां से पानी ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये इसलिए जो डीपीसी का जो लेवल है दोनों का बराबर होना चाहिए। और कॉमन वॉल में क्या होता है, अगर कॉमन वॉल में तो डीपीसी एक ही जगह पे डलनी है, उसमें क्या है कि एक का फ्लोरिंग लेवल नीचा है दूसरे का ऊंचा है तो भी जो फ्लोर के थ्रू जो है ये ब्रेक हो जाती है, जहां से फिर पानी ऊपर चला जाता है। तो वाटर प्रोटेक्शन तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि ये टोटल कंटिन्यूस नहीं होगी, दोनों का फ्लोरिंग का जो लेवल है वो सेम नहीं होगा और कहीं ऊपर नीचे है तो वहां पे वर्टिकल डीपीसी है और वर्टिकल डीपीसी कितनी इफेक्टिवली डाली गई है वो सारी चीजें काउंट करती हैं। जिस तरीके से ये है वॉल से होके, ये इसको हम वर्टिकल डीपीसी बोलते हैं और ये इसको सीमेंट फिलेट भी बोलते हैं, ताकि इसमें जहां से इसका पानी का जो है सीलन जो है ऊपर जा ना सके। तो ये प्रॉपर तरीका है, डीपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं डाली तो कहीं ना कहीं से पानी ऊपर चला जाता है, इसको हम डीपीसी का फेलियर मानते हैं। तो इसको समझने के लिए कि डीपीसी किन किन वजहों से फेल हो सकती है, तो सबसे पहले जो फाउंडेशन सॉइल की जो फिलिंग है अंडर प्लिंथ, जो हम इसको फिलिंग करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें अगर आप फाइन पार्टिकल की जो सॉइल जैसे सिल्ट और क्ले है ये डालोगे तो ये पानी की जो है सीलन रुकती नहीं है, जो ऊपर तक आ जाती है। फ्लोरिंग जो है आपकी हमेशा वेट रहेगी, तो सीलन जो है फ्लोरिंग से जाएगी नहीं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि कम से कम 150 mm से लेकर 300 mm तक जो है क्लीन सैंड फ्लोरिंग के नीचे होनी चाहिए, ताकि वो कैपिलरी का जो है एक्शन वो सैंडी सॉइल में तकरीबन 6 इंच से ऊपर नहीं जाता तो खत्म हो जाती है वहीं। तो उसके ऊपर आपको एक ड्राई सरफेस मिलता है और उसमें आपकी दीमक वगैरह भी डेवलप नहीं हो सकती। तो ये दीमक के लिए भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। जो अगर बैक फिलिंग अगर आपकी प्रॉपर तरीके से फिल्ड नहीं है, सैंडी सॉइल में कंपैक्शन थोड़ी इजी होती है, तो नॉर्मली जो दूसरी सॉइल्स होती है उसमें कंपैक्शन नहीं होती और बाद में फ्लोरिंग की सेटलमेंट हो जाती है। तो ये जो आपकी वॉल टाइल्स हैं, जहाँ आपने स्कर्टिंग डेडो जो भी कुछ लगाया हुआ है बाथरूम में,
तो वो तो दीवार से चिपका रहेगा और फ्लोर नीचे सेटल हो जाएगा और स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे इस पिक्चर में हो रहा है, तो इसमें से नीचे पानी आपके वॉल में आ सकता है। तो इस कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखने के लिए जो सेकंड चीज है वो फाउंडेशन एंड प्लिंथ की है। फाउंडेशन में जो ब्रिक्स की नॉर्मली जो हम क्वालिटी यूज करते हैं वो ज्यादा उसके सीरियस नहीं होते। हम बोलते हैं कि ये फाउंडेशन में लगनी है, कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन में तो बेस्ट क्वालिटी की ब्रिक्स होनी चाहिए और जो मॉर्टर है वो सुपरस्ट्रक्चर से जो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। नॉर्मल हमारी स्पेसिफिकेशन में भी ऐसे प्रोविजन होता है कि जो रिच मॉर्टर है वो फाउंडेशन में यूज होता है, क्योंकि वहां पे उसको डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो ब्रिक्स जो हम डीपीसी से 1 मीटर की ऊंचाई तक यूज करते हैं, उनकी क्वालिटी भी स्पेशली देख के लगानी चाहिए और उसका जो मॉर्टर है उसकी क्वालिटी स्पेशली चेक करनी चाहिए। वो मैक्सिमम अफेक्टेड एरिया होता है। और दूसरा एरिया होता है बाथरूम और टॉयलेट्स का, जो किचन सिंक्स हो गए, इन सभी में इनमें हमारी पाइप्स एम्बेडेड होती हैं जो नॉर्मली उनको कोरोजन की वजह से जल्दी फेल हो जाते हैं। और जो हमारी फ्लोरिंग और डैडोज होती हैं बाथरूम में हम यूज करते हैं, जो मोनोलिथिक लेयर्स हो तो ठीक है, अदरवाइज टाइल्स यूज करनी है तो उनके ज्वाइंट्स और जो अलग अलग टाइप की आती हैं, जो लो, मीडियम और हाई पोरोसिटी, इस तरीके से हम टाइल्स को डिफाइन करते हैं। अगर आपकी जो टाइल्स हैं वो लो पोरोसिटी की हैं, उसमें पानी की सीपेज के चांसेस कम होते हैं और प्रॉपरली फिल्ड अगर ज्वाइंट्स हैं तो वो आप बचा सकता है कि पानी स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा। जो संकन फ्लोर्स होते हैं वहां पे स्पेशल हम बाथरूम्स की पाइप्स के प्रोविजन के लिए हम सम पार्ट जो है जहाँ बाथरूम हम बनाते हैं तो पार्ट हम उसको कई बार संकन होता है, वो थोड़ा डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, वहां पे वो बहुत ही लीकेज और चांसेस वहां पे होते हैं और वो मोस्टली सीलन के लिए मोस्ट सूटेबल प्लेस है, क्योंकि कहीं से भी पानी आएगा तो वहां पे ट्रैप हो जाएगा। तो उसका स्पेशल उसमें सिंडर्स वगैरह डालने चाहिए। कुछ लोग उसमें राइस हस्क वगैरह यूज करते हैं, जहाँ ऐसी राख वगैरह यूज करते हैं, वो पानी को पकड़ के रखती है, वो अच्छी चीज नहीं है। तो उसमें जो मटेरियल यूज होना चाहिए वो सिंडर होते हैं। सिंडर पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, उसमें से ड्रेनेज हो जाती है और प्रॉपर उसमें ड्रेनेज का अरेंजमेंट होना चाहिए और प्रॉपर उसकी वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए। तो जो रूफ्स है उसके बाद रूफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर रेन वाटर से प्रोटेक्ट करना है सीपेज कैपिलरी से तो पानी इसमें जाने के चांसेस कम होते हैं, पर जो टॉप से रेन वाटर है उसके पानी के इनग्रेस के चांसेस बहुत होते हैं। उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो कोपिंग होनी चाहिए कि जहां से पानी ऊपर से वॉल में एंटर ना करे, इसकी प्रोजेक्शन बाहर को होनी चाहिए ताकि जो पानी दीवार के साथ साथ ऐसे ना चले तो इसमें सारा पेनिट्रेट करेगा, खराब करेगा। तो इस तरीके से पैरापेट वॉल का जो है आपने ये इसको फिलेट देना होता है, जहाँ गोला इसको बोलते हैं, तो ये पानी इस ज्वाइंट में नहीं जाता, नहीं तो पानी अंदर चला जाता है। और जो फ्लोरिंग, जो इसका रूफ का जो स्लोप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मली इतना अच्छा स्लोप नहीं देते, पानी का जो ड्रेनेज होता है वो स्लो होता है जिससे पेनिट्रेशन ज्यादा होती है। तो अगर डिजायरेबल है तो ब्रिक टाइल्स वगैरह में तो 130 का है, और अगर आपका ब्रिक्स जो है कोबा आपने यूज किया हुआ है तो 150 तक आप रख सकते हैं। अगर आपने बिचुमन फिलेट यूज करना है कंक्रीट के ऊपर तो 100 भी आप रख सकते हैं, पर ये स्लोप प्रॉपर होना चाहिए, पानी की पाउंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो रूफ जो है प्रोटेक्टेड रहती है। तो एक पैरापेट है, पैरापेट को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको एक तरफ से कर लो, दूसरी साइड से इवेपोरेशन के लिए रखना चाहिए। अगर इसको पानी इवेपोरेट नहीं होगा तो स्ट्रक्चर में ट्रेवल करेगा। कोई भी वॉल है जिसको हम दोनों तरफ से प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसमें मॉइस्चर जो है फर्दर ऊपर चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर में पानी गया है उसको इवेपोरेशन के लिए तो कोई ना कोई जगह चाहिए होती है। इस तरीके से बेसमेंट का है, जो वाटर प्रूफिंग का है, बेसमेंट काफी कॉस्टली प्रोसेस है, बस इसका प्रॉपर डिजाइन करना पड़ता है। अगर वाटर लेवल थोड़ा ऊपर है तो इसको प्रेशर के लिए भी डिजाइन करते हैं। अगर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इसकी प्रॉपर नहीं रहती, क्रैक्स आते हैं, तो ये सारा बहुत हार्मफुल होता है, पानी बड़े प्रेशर से अंदर जा सकता है अगर वाटर लेवल थोड़ा ऊपर है तो। अगर फिर भी अगर आपने कुछ ना कुछ कहीं मिस किया तो फिर ये इसमें अगर आपके लगता है कि आपके जो सीलन है और डीपीसी आपका फेल हो चुका है
तो फिर आपको ये ड्रिल मार के इसमें नजदीक नजदीक तकरीबन 1-1 फीट के डिस्टेंस पे आप ड्रिल मार के उनमें ये पाइप फिट करके ये केमिकल्स आते हैं, इनको ये बॉटल है जिसमें फिक्स हो जाती हैं, तो जो ब्रिक्स जो है सकिंग कर लेती है। ये बहुत ही लाइट लिक्विड होता है और ये वाटर रिपेलेंट होता है। धीरे धीरे चल के कुछ टाइम में ये ब्रिक्स के जो पोर्स होते हैं उनको सील कर देता है। कितना इफेक्टिव है हमने अभी तक इसको यूज नहीं किया, तो इसकी जरूरत ना पड़े इसके लिए आप प्रॉपर प्रिकॉशन से कंस्ट्रक्शन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।